हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू ब्रेन में। आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल। अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा ये चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल। इसमें आप लोग को ध्यान से देखना होगा कि सबसे पहले टॉपिक कौन कौन सा है, यानी कि मेटल नॉन मेटल में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और फिर हम लोग एक एक टॉपिक करके कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ऐसे तो मेटल और नॉन मेटल को हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े हैं। क्लास 8 में आपको बताया गया होगा मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों का डिफरेंस बताया गया होगा। तो ये सब चीज आपको पहले से पता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफरेंसेस है, जैसे आपको लस्टर क्या होता है, मैलिएबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, सोंडस क्या होता है, ये सब बात हम लोग जानते हैं। उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मेटल नॉन मेटल को सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग का इंट्रोडक्शन, यानी कि सबसे पहले हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है क्या, इंट्रोडक्शन। यानी कि इंट्रोडक्शन करने का मतलब क्या कि जो ये चैप्टर होगा मेटल और नॉन मेटल, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग इसमें जानेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड है क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब आपको बताया गया, अभी क्या बोले कि 8 क्लास में है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। लस्टर क्या होता है, सोंडस क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, मैलिएबल क्या होता है। अब हम लोग को जानना होगा कि मेटल में क्या क्या होता है और नॉन मेटल में क्या क्या होता है। तो देखिए, इसमें ज्यादा आपको फंसने का जरूरत नहीं है। मेटल आपको क्लियर हो गया, नॉन मेटल भी क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल क्या है, दोनों एकदम उल्टा है कि नहीं। 3 तरह का आपको देखने को मिलेगा। क्या? एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है और एक मेटलॉयड होता है। यानी कि एलिमेंट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉयड। मेटल क्या हो गया, वो सारा प्रॉपर्टी को शो करेगा और ये सब क्या करेगा, उसको नहीं करेगा। और मेटलॉयड क्या होता है, दोनों का बीच वाला, यानी कि वो बीच में कंडीशन उसका करेगा लेकिन क्या रहेगा, स्मॉल अमाउंट पार्शियल वाला कंडीशन, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल का, फिर देन उसके बाद नॉन मेटल का। फिर जब फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी को क्यों छोड़ेंगे, तो फिर पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। क्या? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक एक रिएक्शन करके, क्या कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, यानी कि मेटल का रिएक्शन एयर के साथ क्या होने वाला है। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी कि रिएक्शन वाटर के साथ क्या होने वाला है मेटल का। मेटल का रिएक्शन एयर के साथ क्या होगा, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ क्या होगा। फिर देन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, और रिएक्शन मेटल का एसिड के साथ कराएंगे तो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? डाइल्यूट का बात कर रहा है। फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, यानी कि अदर मेटल साल्ट का सॉल्यूशन के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। फिर देखिए, उसके बाद जब हम लोग ये पढ़ लेंगे तो हम लोग को पढ़ना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बताया जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिविटी है, और उसके अनुसार से इसको क्या किया गया है, एक सीरीज बनाया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है कि सबसे जो ऊपर में है वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे में है वो नॉन रिएक्टिव के बराबर है, यानी कि लेस रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है। ऊपर वाला सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, जैसे हम लोग जानते हैं क्या, सोडियम पोटेशियम ये सब का चर्चा होता है क्या, वो हवा पानी देखता है और वो क्या हो जाता है, आग लग जाता है उसमें। तो ये हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। तो रिएक्टिविटी सीरीज का बात होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल, यानी कि मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ क्या होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आयोनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? आयोनिक कंपाउंड। फिर जब आयोनिक कंपाउंड होगा तो प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यानी कि आयोनिक कंपाउंड होता क्या है उसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिर अकरेंस ऑफ मेटल, क्या? अकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल कहाँ पाया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग किस ओर से कैसे निकालेंगे मेटल को, उस पर चर्चा होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर।
फिर स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, यानी कि ओर से हम लोग जहां से मेटल को लेना है क्या क्या हमारा स्टेप होना चाहिए ताकि वो मेटल मिले। जैसे आपको क्या लगता है कि मेटल डायरेक्ट मिल जाता है? नहीं, पहले मेटल का वो हम लोग का प्यूरिफाई करने का वो तरीका है, स्टेप बाय स्टेप सब आता है कि नहीं? इसलिए हम लोग डायरेक्ट ही नहीं समझेंगे क्या कि हम लोग कहीं पर ऐसे किए और वो डायरेक्ट क्या आ गया, मेटल ही आ गया। वो बहुत प्यूरिफाई करने के बाद हम लोग को मेटल मिलता है, बहुत स्टेप को क्रॉस करने के बाद मेटल मिलता है। फिर जब ये हो जाएगा तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। और फिर रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब वही, यानी कि मेटल को रिफाइन कैसे करेंगे, उससे जो अनवांटेड मटेरियल है उसको कैसे बाहर करेंगे, और प्योर फॉर्मेट में जो मेटल है उसको कैसे सेपरेट करेंगे, इस पे चर्चा होगा। रिफाइनिंग ऑफ मेटल होने के बाद क्या होगा? अब कोरिजन। कोरिजन का मतलब हम लोग पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। कोरिजन का मतलब क्या होता है? बर्बादी। कोरिजन का मतलब बर्बादी। और फिर पढ़ना होगा क्या? प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन। क्या? प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, यानी कि हम लोग कौन सा ऐसा स्टेप लेंगे जिससे कोरिजन को हम लोग बचा सकते हैं, कोरिजन से बच सकते हैं। यानी कि देखिए मेटल तो बर्बाद हो रहा है, तो बर्बाद होना वो तो ठीक है, लेकिन उससे कैसे हम लोग उसको बचा सकते हैं ये भी स्टेप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है कि नहीं? फिर देन उसके बाद हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपका क्या लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे। लिखा गया है कि एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड। क्या? एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब देखिए मेटलॉइड का भी चर्चा होता है, लेकिन ये चैप्टर का नाम ही क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल, इसलिए दोनों का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जैसे हम बार बार बोलते हैं क्या कि जो चैप्टर का नाम रहता है उस पर फोकस ज्यादा दिया जाता है और जिसका उसको हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। जैसे आपको याद होगा जब 8 क्लास और 7 क्लास में पढ़ना रहता है, जब फूड वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है कि हमारे लिए जो कुछ भी है सबका सब क्या है? फूड ही है। वही आप फिर कुछ देर के बाद आप वाटर वाले चैप्टर को पढ़ते हैं तो फिर क्या लगता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वाटर। ऐसा तो नहीं कि हम फूड को भूल गए, लेकिन फिर भी क्या वाटर को जब पढ़ते हैं तो हम सबका सब प्रायोरिटी किसको देते हैं? वाटर को देते हैं, वहां फूड को भूल जाते हैं। और जब फूड वाला को पढ़ते हैं तो हम लोग वाटर को भूल जाते हैं। इस तरह से आप जब यहाँ मेटल और नॉन मेटल को पढ़ेंगे तो सारा का सारा फोकस कहाँ रहना चाहिए? मेटल और नॉन मेटल पर रहना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले लिखा गया है कि एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई करेंगे 2 टाइप्स में। कैसा? तो एक मेटल होगा, दूसरा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। फिर देखिए एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है ताकि आप पहचान लेंगे कि मेटल कौन सा होगा और नॉन मेटल कौन सा होगा। तो क्या लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल, यानी कि कुछ मेटल का एग्जाम्पल क्या है? आयरन, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर। एक किसको नहीं पता होगा? मेटल के एग्जाम्पल आप लोग को क्या नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम है, आप देखते जाएंगे सारा चीज। फिर देखिए क्या लिखा गया है? एग्जाम्पल ऑफ सम नॉन मेटल, यानी कि कुछ एग्जाम्पल किसका? नॉन मेटल का। क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ये हमारा एग्जाम्पल हुआ। ये 2 टाइप का होता है एलिमेंट, मेटल और नॉन मेटल, और फिर उसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखें, है कि नहीं? फिर देखिए आगे, अब यहां आपको पढ़ना क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो बताया गया है कि नहीं, अब उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या दोनों में डिफरेंसेज है उस पर हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसमें ज्यादा आपको एकदम क्लियर कर दिया गया है, चार्ट से ही आपको क्लियर हो गया है, ज्यादा हमको कुछ कहने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी लिखा गया, क्या लिखा गया है? लस्टर। क्या लिखा गया है? लस्टर। अब इसका मतलब क्या है आप ध्यान देंगे तो यहां से क्लियर हो जाएगा। लस्टर का मतलब अब क्या है तो ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? मेटल हैव शाइनिंग सरफेस। क्या? मेटल हैव शाइनिंग सरफेस। लस्टर का मतलब क्या होता है? शाइनिंग सरफेस, चमकीला होगा, एकदम चमकेगा। तो मेटल जो होते हैं क्या होते हैं? चमकीला होते हैं, लस्टर होते हैं। और वही क्या होगा? जो मेटल होगा नॉन मेटल नहीं होगा। दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस, इसके पास शाइनी सरफेस नहीं होते हैं। लेकिन देखिए केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा, है कि नहीं? केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन होगा। तो कुछ चीजें जो ऐसा है एक्सेप्शन के तौर पे हम लोग याद रखेंगे। एक्सेप्शन में क्या दिया गया है? आयोडीन। आयोडीन जो होता है क्या करता है? उसका सरफेस शाइनी रहता है, यानी कि वो चमकता है। तो हम लोग याद रखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लस्टर, यानी कि मेटल हैव शाइनी सरफेस। मेटल के कैसे सरफेस होंगे? शाइनी सरफेस होंगे। मेटल चमकेगा, लेकिन नॉन मेटल डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। एक्सेप्शन में क्या याद रखेंगे? आयोडीन।
फिर देखिए सेकंड नंबर में क्या है, हार्डनेस। प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। देखिए क्या लिखा हुआ है, दे आर जनरली हार्ड। मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अब देखिए फिर से एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम विच आर सॉफ्ट कैन कट विथ नाइफ। एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ है कि मेटल तो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। क्या, यानी कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जो हैं, इसको हम लोग इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से, चाकू से भी काट सकते हैं, है कि नहीं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरली सॉफ्ट, यानी कि जो नन मेटल होते हैं ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन ये भी नहीं बचा, इसमें भी एक्सेप्शन आ गया। क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शन में लिखा गया है डायमंड ए फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस। बोला गया क्या कि देखिए मेटल तो आपका हार्ड होता है, तो उसमें एक्सेप्शन आ गया कि क्या होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, लिथियम होगा, जिसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, इतने सॉफ्ट होंगे, तो ये हमारे एक्सेप्शन हो गए। फिर ये क्या आ गया, नन मेटल। ये नन मेटल बोला कि सॉफ्ट होता है, इसमें भी एक्सेप्शन क्या आ गया कि जो डायमंड है वो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में प्रॉपर्टी क्या है, स्टेट, यानी कि दोनों का स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा। स्टेट पढ़े हैं ना, यानी कि 3 टाइप्स का स्टेट होता है, कौन कौन सा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहां से हम लोग को पता रहना चाहिए कि मेटल कैसा होगा, नन मेटल कैसा होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्ट एज ए सॉलिड, यानी कि जो मेटल होते हैं सॉलिड फॉर्मेट में एग्जिस्ट करते हैं, और नन मेटल किस में करते हैं, तो सॉलिड और गैसियस दोनों में करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जो मेटल होगा सॉलिड के फॉर्मेट में करेगा। एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ है, मरकरी। क्यों, मरकरी जो है वो लिक्विड पर एग्जिस्ट करता है एट ए रूम टेम्परेचर, यानी कि आप उसको रूम टेम्परेचर पर ही रखेंगे तो लिक्विड फॉर्मेट में रहेगा। तो इसका क्या है कि मेटल सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन में मरकरी। और इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो नन मेटल होते हैं एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड और गैसियस में। एक्सेप्शन में क्या है, ब्रोमाइन। क्या है एक्सेप्शन में, ब्रोमाइन। तो हम लोग को पता रहना चाहिए। यहां से आपका 3 डिफरेंसेस पता हो गया, क्या क्या, लस्टर, फिर उसके बाद हार्डनेस और स्टेट, दोनों का स्टेट क्या होगा। और सबका आप एक्सेप्शन को भी याद रखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए हम लोग सेकेंड, यहां तक 3 प्रॉपर्टी का बात कर चुके थे, अब हम लोग फोर्थ का बात करेंगे। क्या, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ में क्या लिखा गया है, मैलिएबल। क्या, मैलिएबल। देखिए कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको जैसे दिखे। क्या लिखा हुआ है, मैलिएबल। अब मैलिएबल में क्या लिखा हुआ है, मेटल का, तो मेटल कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। मैलिएबल का मतलब क्या, कि मेटल को हम लोग पीट के क्या कर सकते हैं, पतले शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है कि मेटल कैन बीटेन इनटू थिन शीट। गोल्ड एंड सिल्वर, क्या, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल मेटल। कौन सा, तो गोल्ड और सिल्वर क्या है, मोस्ट मैलिएबल मेटल है कि नहीं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि नन मेटल आर नन मैलिएबल। जो नन मेटल होते हैं वो मैलिएबल नहीं होते हैं। यानी कि बोला गया कि मेटल जो होता है मैलिएबल होता है, उसमें सबसे ज्यादा जो होता है गोल्ड और सिल्वर होता है, और नन मेटल नन मैलिएबल होता है। फिर उसके बाद देखिए 5th नंबर जो पॉइंट है वो क्या है, डक्टिलिटी, यानी कि डक्टाइल कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि मेटल कैन बी ड्रावन इनटू थिन वायर, यानी कि हम लोग मेटल को क्या कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही क्या लिखा हुआ है कि दे आर नन डक्टाइल। क्या, तो देखिए यानी कि मेटल जो है वो तो डक्टाइल होगा, लेकिन ये क्या होगा, नन डक्टाइल होगा। तो ऐसे तो हम लोग सिंपल जान ही रहे हैं कि मेटल से नन मेटल क्या होने वाला है, सीधा उल्टा होने वाला है। फिर देखिए 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, कंडक्टर। अब क्या होता है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बात हो रहा है कि कौन हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा और कौन नहीं होगा। तो देखिए मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर, अब क्या लिखा है कि सिल्वर यानी कि Ag, कॉपर, Cu बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि सिल्वर और कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर है, किसका, हीट का। लेड, यानी कि लेड जो है मरकरी है, ये क्या है, पुअर कंडक्टर है, किसका, तो ये हमारा हीट का पुअर कंडक्टर है। जैसे मान लीजिए कि ये तो हम बोल दिए कि जो मेटल होता है गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का,
लेकिन इसमें भी हमको जानना होगा कि कौन सबसे अच्छा होता है और कौन सबसे खराब होता है। तो हम लोग जान गए क्या कि सिल्वर और जो कॉपर होगा वो बेस्ट कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वही लेड और मरकरी जो होगा वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा, है कि नहीं। फिर देखिए उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें, यानी कि कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में नन मेटल में क्या होगा, तो नन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है कि जो नन मेटल होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, यानी कि बस ग्रेफाइट ऐसा है जो क्या करता है, बताइए, ग्रेफाइट ही ऐसा है जो हमको बताता है यानी कि होने के बावजूद भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं। यानी कि कंडक्ट ऑफ, यहाँ पर बताया जा रहा है ना कि कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आपको पता चल गया है कि गुड कंडक्टर होगा मेटल और एक क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा, कौन, तो हमारा होगा नन मेटल, और एक्सेप्शन में क्या होगा, ग्रेफाइट होगा, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग जब 7 नंबर पे बात करेंगे तो 7 नंबर में हम लोग को देखने को क्या मिलेगा, 7 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, डेंसिटी। क्या, डेंसिटी भी एक अच्छा फैक्टर है। बोला है कि जनरल, अब क्या कि जनरली हैव ए हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का जो होता है जनरली डेंसिटी हाई होता है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। यानी कि वो क्या होगा, कहने का मतलब डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या होता है, यानी कि उसका मॉलिक्यूल जो होंगे पास पास होंगे, पार्टिकल क्या होंगे, पास पास होंगे एकदम। और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या, कि आप उसको जल्दी मेल्ट नहीं कर पाइएगा। आयरन को मेल्ट कर दीजिएगा क्या, नहीं, वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप जब देंगे तब वो मेल्ट होगा। तो बोल रहा है कि जनरली हाई डेंसिटी, मेटल का जो होता है जनरली हाई डेंसिटी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ है, सोडियम एंड पोटेशियम। एक्सेप्शन में क्या है, सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन में है, जो क्या होता है, इसका डेंसिटी और ये आपका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है। तो ये आप एक्सेप्शन भी साथ साथ याद रखेंगे। फिर आते हैं हम नन मेटल पर। तो नन मेटल का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, लो। ऑब्वियस सी बात है कि जब मेटल का हाई होगा तो इसका क्या होने वाला है, लो होने वाला है, और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, यानी कि उसका डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होगा मेटल का, और इसका क्या होगा, दोनों लो होगा। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट 8 नंबर जो प्रॉपर्टी है, सुंडस। यानी कि सुंडस का मतलब होता है कि जब आप उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको, अब ये बोल रहा है कि जब स्ट्राइक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मेटल का है, अब उस पर हम लोग पीट रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उससे कुछ आवाज निकलेगा। तो इससे आवाज निकलेगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि मेटल प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। जब आप उसके सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होगा, तो आप पहचान लीजिएगा क्या कि वो मेटल है। तो ये प्रॉपर्टी है क्या कि सुंडस होता है, मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन वही नन मेटल क्या है कि दे आर नॉट सुंडस, वो क्या होता है, सुंडस नहीं होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। फिर देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, ऑक्साइड। क्या, ऑक्साइड लिखा हुआ है कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। यानी कि जो मेटल का ऑक्साइड होते हैं कैसे नेचर का होते हैं, बेसिक नेचर का होते हैं, लेकिन वही नन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ऑब्वियस सी बात है कि जब मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा तो इसका क्या होने वाला है, एसिडिक नेचर का होने वाला है। क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ये तो क्लियर हो गया। यानी कि यहां से हम लोग क्या पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी पे दोनों का हम लोग डिफरेंस का डिस्कशन किए कि मेटल में क्या होगा और नन मेटल में क्या नहीं होगा, ये हम लोग डिस्कशन किए। फिर देखिए आगे, अब हम लोग को यहां से केमिकल प्रॉपर्टी, क्या यहां से हम लोग को देखना है केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा और किस तरह का हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। क्या, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो आपको इस पे ध्यान देना होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में क्या, फर्स्ट नंबर जो लिखा गया है वो आपको लिखा गया है क्या कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। यानी कि रिएक्शन देखेंगे हम लोग मेटल का किसके साथ देखेंगे, तो एयर के साथ देखेंगे। किसके साथ, एयर के साथ। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यानी कि जब मेटल का आप रिएक्शन करा रहे हैं एयर के साथ तो क्या देखने को मिलेगा, वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेट में बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेट में बनेगा। देखिए वही बात को यहां लिखा हुआ है क्या कि जब हम लोग मेटल को कराते हैं किसके साथ,
एयर के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ जब हम लोग मेटल को कराते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन वही दिखा रहा है कि मेटल को जब आप ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। फिर उसके बाद आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप एग्जाम्पल को देखेंगे क्या कि जब हम लोग कॉपर को ऑक्सीजन के साथ कराएं तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना, यानी कि 2CuO दिख रहा है आपको, क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। अब इसमें कहने का मतलब क्या है कि इधर वाला मेटल है, ये आपका ऑक्सीजन है, और जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ कराइएगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। फिर देखिए उसके बाद अल्युमिनियम को हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या देखने को मिल रहा है, अल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। फिर हम लोग मैग्नीशियम को करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इस तरह से यानी कि हम लोग कहने का मतलब ये इसका आपका एग्जाम्पल हो गया, सब का सब क्या है, एग्जाम्पल है कि मेटल को हम लोग ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, है कि नहीं। फिर देखिए आगे, अब यहां से हम लोग को आता है क्या, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल आर डिफरेंट विथ O2। ये तो सही बात है, क्या बोल रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है, जैसे मान लीजिए कि सब मेटल का रिएक्टिविटी जो होता है डिफरेंट डिफरेंट रहता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम है तो सब स्टूडेंट एक तरह के होते हैं, क्या, टीचर तो सबको पढ़ाते हैं लेकिन उसी में से किसी का क्या होता है 95 आता है और उसमें से किसी का 25% भी आता है कि नहीं। तो अब है क्या कि रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग को देखना होगा कि कौन सा मेटल कैसा है, यानी कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे स्टूडेंट में है, कोई चीज सीखने के लिए क्या आप कुछ सिखा रहे हैं वो 100% सीख रहा है तो ज्यादा रिएक्टिव हो गया ना, वो एक्टिव मोड में बैठा हुआ है। तो उसी तरह से इसमें बात क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल आर डिफरेंट विथ O2, यानी कि सबका क्या है, रिएक्टिविटी अलग अलग है कि नहीं, उसका बात बोल रहा है। बोला है क्या कि सोडियम एंड पोटेशियम, क्या, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो, अब ये क्या लिखा हुआ है, विगोरसली का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ, क्या कि सोडियम और जो पोटेशियम होगा वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, क्यों, दे कैन कैच फायर, दे कैच फायर इफ कीप्ड इन ओपन, दे आर कीप्ड इमर्जेड इन किरोसिन। यदि आप सोडियम और पोटेशियम को खुले में रख देंगे तो क्या होगा, यानी कि शुरू में ही बताए थे क्या कि हवा पानी देखता है तो इसको आग लग जाता है, यानी कि जब हम आप सोडियम और पोटेशियम को रख देंगे बाहर में तो ये क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। तो हम फिर इसको रखेंगे कैसे, तो जब भी हम लोग को रखना होगा तो हम लोग ये क्या करेंगे, किरोसिन में रखेंगे, क्या रखेंगे, किरोसिन में रखेंगे। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, क्या, सरफेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और फिर लीड, ये क्या करेंगे, आर द कवर्ड विथ ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी कि ये सब जो है मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, लीड है, ये सब को क्या करेंगे हम लोग, कवर करेंगे, क्या, अब थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन, यानी कि देखिए इसको कवर करने का मतलब क्या, कोटेड करने से, कवर करने से क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा क्योंकि नेचर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, वो बात बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि एफी डज नॉट बर्न, क्या, एफी डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विगोरसली। अब क्या बोल रहा है कि हम लोग एफी का कहने का मतलब कि हम आयरन को नहीं जला सकते हैं लेकिन आयरन का जो पाउडर है ना उसको हम लोग क्या कर लेंगे, जला सकते हैं, क्यों, अब देखिए उसका जो डेंसिटी है ज्यादा है, फिर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा है, अब वहां पर वो नहीं जलता है, लेकिन एक कंसेप्ट लिखा हुआ है क्या कि आयरन फिलिंग को जला सकते हैं, यानी कि जो आयरन का बुरादा है उसको हम लोग जला सकते हैं लेकिन आयरन को नहीं जला सकते हैं। फिर लिखा हुआ है कि कॉपर डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, लेकिन उसको हम लोग कोटेड कर सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ कि एऊ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अल्युमिनियम और सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए यहाँ अल्युमिनियम नहीं, आपका गोल्ड लिखा हुआ है, एयू लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं, यानी कि गोल्ड और जो सिल्वर है वो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। समझिए इतने महंगे ज्वेलरी होते हैं गोल्ड का और वो ऑक्सीजन के साथ करेगा तो फिर हम लोग लेंगे क्या, कभी नहीं लेंगे, है कि नहीं। तो गोल्ड और जो सिल्वर है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग इसका और अच्छे से डिस्कशन देखेंगे, क्या वो सब क्या होगा, नीचे की तरफ लाई करेगा, जो नहीं रिएक्ट करता है, जो कम रिएक्ट करता है वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, और जो ज्यादा रिएक्ट करता है वो क्या होगा, सबसे टॉप पे रहेगा, यानी कि वो टेबल में हम लोग को टॉप पे देखने को मिलेगा, और जो कम रिएक्टिव है, लिस्ट है, वो नीचे में आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग
अब यहां से देखिए क्या लिखा हुआ है, एम्फोट्रिक, यानी कि इसका मतलब क्या है? एम्फोट्रिक का मतलब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि कोई चीज क्या होता है, एकदम क्या होता है, दोनों तरह का नेचर रखता है कि नहीं। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि आपको भी खुश रखेंगे, आपका वाला बात भी क्या कर देंगे, सुन लेंगे, और दूसरे के पास कर देंगे, उसको भी खुश कर देंगे। तो एम्फोट्रिक नेचर का मतलब वही होता है। क्या बोला है कि मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसेज टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड। यानी कि इसका ऐसा नेचर होगा कि एसिड के साथ भी करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोट्रिक बोलेंगे। वही तो बात बता रहे थे कि जिसका नेचर क्या होता है, दोनों तरफ से खुश करने का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। बोल रहा है ना कि मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड एज वेल एज क्या, बेसेज प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर कॉल्ड एम्फोट्रिक ऑक्साइड। फिर एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, Al2O3 प्लस 6HCl क्या बनेगा, 2Al3 प्लस H2O। अब फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, Al2O3 प्लस 2NaOH, अब वो क्या होगा, बनेगा आपका 2NaAlO2 और H2O, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट, और फिर वाटर। इस तरह से आपको देखना क्या है कि एम्फोट्रिक नेचर होगा, जब आप कराएंगे एसिड के साथ तो भी रिएक्शन करेगा, और जब आप बेस के साथ कराएंगे तो भी करेगा। जैसे ऊपर वाले में एसिड के साथ करा दिए, नीचे वाले में हम लोग बेस के साथ कराएं, दोनों में आराम से किया रिएक्शन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड, और इसका एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग को क्या देखना है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी कि रिएक्शन देखेंगे हम लोग मेटल का किसके साथ, वाटर के साथ। मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कैसा होने वाला है, तो सबसे फर्स्ट जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मेटल और वाटर, यानी कि मेटल को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। मेटल को हम लोग वाटर के साथ कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। फिर उसके बाद देखिए, जब मेटल ऑक्साइड को कराएंगे वाटर के साथ तो क्या देखने को मिलेगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। क्या, जब मेटल ऑक्साइड को फिर वाटर के साथ कराएंगे तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड देखने को मिलेगा। देखिए फिर नेक्स्ट, ये सब आपका पता रहना चाहिए। आप कॉपी के ऊपर चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन विथ मेटल, इसका मतलब क्या, एक ही में आपको बता दिया गया है कि रिएक्ट विथ क्या। अब जैसे मान लीजिए कि कोल्ड वाटर, यानी कि कोल्ड वाटर कहने का मतलब क्या, ठंडे पानी से रिएक्ट कौन कौन कर सकता है। फिर उसके बाद एकदम क्या करेगा, स्टीम वाटर से कौन कौन करेगा, फिर हॉट वाटर से कौन कौन करेगा, इस तरह से हम लोग को देखना है। और पानी के साथ कौन रिएक्शन नहीं करेगा, उस पर हम लोग को चर्चा करना है। तो लिखा हुआ है क्या कि रिएक्शन, देखिए क्या लिखा है कि रिएक्शन विथ मेटल, क्या, रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि रिएक्शन देखिए आप मेटल का। अब कैसे कैसे, रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडे पानी के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो कौन कौन करेगा, तो सोडियम करेगा, पोटेशियम करेगा और कैल्शियम करेगा, इस तरह से। फिर बोला है क्या कि हम लोग मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्ट विथ स्टीम, यानी कि वो भाप से, कब कौन कौन करेगा, तो अल्युमिनियम करेगा, आयरन करेगा और जिंक करेगा। कौन करेगा, एल्युमिनियम करेगा, आयरन करेगा और जिंक करेगा। फिर बोला है कि रिएक्ट विथ हॉट वाटर, यानी कि हॉट वाटर से कौन करेगा। फिर बोला है कि नो रिएक्शन विथ वाटर, है कि नहीं। अब देखिए नो रिएक्शन विथ वाटर कहने का मतलब क्या, कि जो पीबी है, कॉपर है, सिल्वर है और गोल्ड है, ये क्या करता है, वाटर से रिएक्शन करता ही नहीं है कि नहीं। लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। फिर लिखा हुआ है कि क्या, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट एज बबल्स ऑफ H2 स्टिक टू दियर सरफेस, यानी कि ये बबल्स की तरह क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स की तरह वो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, है कि नहीं, वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। तो ये बात था कि कौन कोल्ड वाटर के साथ करेगा, तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। जब स्टीम के साथ कौन कौन करेगा, तो एल्युमिनियम करेगा, आयरन करेगा और जिंक करेगा। फिर उसके बाद बोला गया क्या, रिएक्शन विथ हॉट वाटर के साथ, तो आपका हो गया।
फिर क्या लिखा हुआ है कि नो रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन होता ही नहीं है वाटर के साथ। कौन कौन सा जो होगा ही नहीं रिएक्शन, तो ये आपका पीबी, सीयू, एजी और एयू, यानी कि लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का रिएक्शन जो है वाटर के साथ होगा ही नहीं, है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब उसका कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है आपको। कौन कौन सा एग्जाम्पल है यहां से हम लोग को देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सबको हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराए हैं। जैसे मान लीजिए कि सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, NaOH बनना, फिर उसके बाद H2 और यहाँ पर हीट। फिर देखिए हम लोग कैल्शियम को कराएं वाटर के साथ तो क्या बना, CaOH2 बना और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। फिर यहाँ पर मैग्नीशियम को कराएं वाटर के साथ तो MgOH2 और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। फिर यहाँ पर एल्युमिनियम को कराएं वाटर के साथ तो Al2O3 और फिर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। फिर यहाँ पर आयरन को कराएं वाटर के साथ। तो इस तरह से हम लोग को देखने को मिलेगा क्या, इस सबको हम लोग जब वाटर के साथ कराते हैं तो क्या देखने को मिलता है, किसको कैसा वाटर चाहिए। कोई कोल्ड वाटर के साथ करता है, कोई हॉट वाटर के साथ करता है, कोई स्टीम के साथ करता है, और कोई क्या होता है करता ही नहीं है। आप कैसा भी वाटर दो, जैसे एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे हमेशा क्या, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। आगे देख लिखा गया है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, जिसमें आपको बताया गया है क्या कि जब हम लोग मेटल का रिएक्शन, किसका, मेटल का रिएक्शन जब हम लोग कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। किसके साथ कराएंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या देखने को मिलेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। यानी कि जब मेटल का हम लोग रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद बोला गया कि कॉपर, सिल्वर और फिर क्या, मरकरी डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, यानी कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हैं कौन कौन, तो पहला नंबर आपको लिखा गया कॉपर, फिर उसके बाद सिल्वर और मरकरी, ये जो हैं क्या करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि जब हम लोग आयरन को कराएंगे किसके साथ, तो HCl के साथ, तो क्या देखने को मिलेगा, FeCl2 और फिर हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब हम लोग आयरन को कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, HCl के साथ, तो देखने को मिलेगा क्या कि यहाँ पर FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। जब आप Mg के साथ कराइएगा, क्या मैग्नीशियम के साथ कराइएगा HCl का, तो फिर देखने को मिलेगा MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। फिर उसको जब हम लोग Zn के साथ कराएंगे, जिंक के साथ, तो उसको कराएंगे तो ZnCl2 बनेगा और फिर हाइड्रोजन गैस बनेगा। जब एल्युमिनियम के साथ कराइएगा Al के साथ, तो फिर हम लोग को देखने को मिलेगा AlCl3 बनेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन। यानी कि इस तरह से हम लोग को देखना है क्या कि जब भी हम लोग मेटल का कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। और कुछ जो है इंपॉर्टेंट वो क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे कॉपर, सिल्वर और मरकरी। तो इसका भी आपको नाम याद रखना बेहद जरूरी है। इस तरह से फिर देखिए आगे हम बताते हैं। आगे लिखा गया है क्या कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्यूशन, यानी कि आपको बताना है कि मेटल का जो सॉल्यूशन होगा उसका रिएक्शन क्या होगा अदर सॉल्यूशन के साथ, यानी कि अदर मेटल सॉल्यूशन के साथ क्या होने वाला है। ये तो बोल रहा है क्या कि रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन कराना है मेटल का विथ सॉल्यूशन अदर मेटल सॉल्ट के साथ, यानी कि दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ जब इसका हम लोग कराएंगे रिएक्शन तो क्या देखने को मिलेगा। तो लिखा गया है क्या कि मेटल A सॉल्ट सॉल्यूशन B, यानी कि मेटल A है और सॉल्यूशन जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो B का है, वो दूसरे मेटल का बात हो रहा है। सॉल्ट सॉल्यूशन A और फिर क्या बनेगा मेटल B। होगा क्या कि यानी कि जिस मेटल का हम लोग रिएक्शन करा रहे थे दूसरे वाले सॉल्यूशन के साथ, तो मेटल का यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा A का और वो मेटल क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम दियर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन। अब बोल रहा है क्या कि रिएक्टिव जो मेटल हैं वो डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिव का मतलब क्या, रिएक्टिव तो दोनों है लेकिन जो मोर रिएक्टिव रहेगा वो डिस्प्लेस कर देगा। किसको कर देगा, तो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। वही बात लिखा हुआ है क्या कि रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम दियर द कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म, यानी कि उस सॉल्यूशन से क्या करेगा, जो मोस्ट रिएक्टिव होगा लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ये परंपरा ऐसे ही चलता है कि नहीं। जो लोग मजबूत रहते हैं कमजोर वाले को क्या करते हैं, दबा के
आगे निकलने का कोशिश करते हैं। तो इसमें भी वही बता रहा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को पीछे छोड़ देगा, यानी कि उसको डिस्प्लेस कर देगा। देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, आयरन है यहाँ पर Fe और CuSO4 क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब यहां से क्या देखेंगे हम लोग कि यहां से कॉपर क्या होगा, कॉपर यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, आयरन इसका जगह ले लेगा। और देखिए आपको देखने को मिला कॉपर अलग हो गया, आयरन क्या आ गया, FeSO4 बन गया। यानी कि पहले क्या था, CuSO4 था, अब वो कॉपर का जगह कौन ले लिया, आयरन ले लिया। कॉपर का जगह कौन लिया, आयरन लिया। और यहां पर आपको दिख रहा है कि कॉपर अलग है, पहले आयरन अलग था अब कॉपर अलग हो गया। यही चेंजेस का बात कर रहा है कि जब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, तब हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि पहले वाला जो मेटल था उस सॉल्यूशन में जाके बैठ जाएगा और जो उसमें मेटल पहले था वो मेटल बाहर निकल जाएगा। यानी कि ज्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करने का काम करेगा, है कि नहीं। फिर देखिए उसके बाद, अब उसके बाद आता है हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। क्या आता है, रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमको बहुत काम देगा और ये समझने के लिए बेहद जरूरी है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स। क्या लिखा हुआ है कि रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। यानी कि इसका मतलब क्या, देखिए इसमें बताया गया है क्या, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो टॉप में होगा और जो कम रिएक्टिव होगा वो नीचे लाई करेगा, यानी कि वो क्या होगा, लिस्ट में रहेगा। यही बताया गया है। अब इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को समझेंगे। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, सीयू, कॉपर, Hg, मरकरी, फिर उसके बाद सिल्वर, है कि नहीं। और जब सिल्वर हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या है, गोल्ड। अब यहां से देखने को क्या मिलेगा, हम हाइड्रोजन को रेफरेंस करके करते हैं और यहां से देखते हैं क्या, कि जो यहां से हैं, यानी कि आपको देखने को मिल रहा होगा क्या, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सब क्या है, तो मोस्ट रिएक्टिव है। क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। अब फिर देखिए ये तो मोस्ट रिएक्टिव हो गए, आप फिर लिखिए क्या हो गए हैं, मोस्ट रिएक्टिव हो गए। और ये नीचे वाले जो हैं ये क्या हैं, लिस्ट रिएक्टिव हैं। अब इसमें क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट रिएक्टिव कौन है, लिस्ट रिएक्टिव कौन सा है। तो देखिए आपको ध्यान देना होगा कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या है, टॉप में है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। और जो नीचे की तरफ है, कल भी बात हुआ था इसका क्या, कि जैसे हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पर आप सिल्वर और यहाँ पर गोल्ड, तो क्या देखने को मिलेगा, लिस्ट रिएक्टिव। यानी कहने का मतलब क्या, कि जो सिल्वर और गोल्ड होता है वो बहुत कम रिएक्टिव होता है। अब मान लीजिए कि ज्यादा रिएक्टिव रहेगा और हम लोग ज्वेलरी के तौर पे इसको यूज करते हैं, सिल्वर और गोल्ड को। अब जब इसको यूज करेंगे तो क्या होगा, पता चला लिए अभी नया ही और तुरंत रिएक्ट कर गया, यानी कि जो इसका कलर है एक्चुअल कलर रहा नहीं, तब तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, फिर ज्वेलरी लेंगे ही नहीं। तो ये सब क्या है कि ये सब रिएक्ट जल्दी नहीं करता है। और ऊपर वाले क्या हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेशियम है और सोडियम है, ये क्या करता है, तुरंत रिएक्ट करता है, यानी कि इसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है कि नहीं। जब आप क्लास 8 में पढ़ते हैं कुछ, यानी कि कंबस्शन वाले में, तो आपको बताया जाता होगा क्या, कि कौन सा कंबस्शन रैपिड होता है, कौन सा स्लो होता है, कौन सा एक्सप्लोजन वाला होता है। उस तरीके से आप यदि देखा जाए तो जो टॉप वाला है कि नहीं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी कि इसको हवा पानी का भेंट हुआ और इसमें आग लगने वाला है कि नहीं। तो यही बताएगा आपको क्या, कि पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, सब क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। और लास्ट में आप देखेंगे हाइड्रोजन के नीचे वाले पार्ट में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कि मरकरी, ठीक है, फिर उसके बाद सिल्वर और गोल्ड, ये जो हैं ये क्या होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, है कि नहीं। यानी कि जो मरकरी, सिल्वर और गोल्ड है, हाइड्रोजन के नीचे वाला, ये क्या होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। लेकिन ऊपर वाले शुरू में देखा जाए यदि ऊपर से, तब तो फिर कहना ही नहीं है कि नहीं। आगे देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस ये टेबल ही है जो आपका सब लिखा हुआ है इसमें टेबल में, कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा और कौन कम रिएक्टिव होगा। और फिर इस तरह से सीक्वेंस ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है कि नहीं।
चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें लिखा गया है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नन मेटल, यानी कि रिएक्शन कराएंगे किसका, मेटल का, किसके साथ, नन मेटल के साथ। तो ये तो पहले से भी पता होगा क्या, कि जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं मेटल का नन मेटल के साथ तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, बताइए, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। देखिए उसमें वो बात आएगा, क्या लिखा हुआ है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नन मेटल, क्या लिखा है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीट फील्ड वैलेंस शेल, यानी कि जब भी रिएक्टिविटी होता है, एलिमेंट का रिएक्शन होता है, तो क्या चाहता है एलिमेंट, क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, बैलेंस शेल उसका फुलफिल होना चाहता है। जब भी आप देखेंगे कोई भी पर्सन का ही बात करिए तो पर्सन में क्या होगा, सब लोग क्या चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं। जैसे आप मान लीजिए कि अभी 10th में हैं तो आप क्या चाहते होंगे कि 12th कर लेंगे, उसके बाद जेई करेंगे या नीट करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे, हमको जॉब लगेगा और हम स्टेबल हो जाएंगे, है कि नहीं। और जो लोग मान लीजिए वो काम कर लिए होंगे, मान लीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे, तो वो क्या चाहते होंगे कि हमको जॉब लग जाए, हम स्टेबल हो जाएंगे। और जो जॉब कर रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हम कुछ क्या करेंगे, लग्जरी गाड़ी ले लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे, थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे। तो ये सब अलग अलग क्या है, जो जहां रहता है अपने स्तर से सोचता है कि हम कहाँ जाएंगे तो कहाँ कंफर्ट हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन द कंप्लीट फील्ड वैलेंस शेल, यानी कि सबका टेंडेंसी क्या होता है कि वो कंप्लीट करे, है कि नहीं। तो इसी तरह से एलिमेंट का क्या रहता है कि वो अपना जो भी हो, डुप्लेट हो, ऑक्टेट हो, उसको पूरा करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है, यही इसका टेंडेंसी रहता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि एटम ऑफ द मेटल्स, यानी कि जो मेटल्स का एटम है, लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दियर द वैलेंस शेल टू फॉर्म कटायन, यानी कि यदि मान लीजिए कोई एटम है और वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कटायन पॉजिटिव होगा। समझिए बात को समझिए, यदि कोई पर्सन बहुत ज्यादा निगेटिव है, क्या है, बहुत ज्यादा निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। यदि कोई पर्सन ज्यादा निगेटिव है, यदि वो निगेटिविटी को कम करता है, क्या करता है, लूज करने का मतलब क्या, कम करता है, तो पर्सन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सिंपल सा बात। और यदि वो क्या करता है, पहले से निगेटिव है और उसको थोड़ा सा निगेटिव मिल गया तो क्या होगा, बताइए, निगेटिव हो जाएगा और ज्यादा निगेटिव होगा तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हम लोग को देखना होगा कि नेगेटिव चार्ज कब आता है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है। जैसे मान लीजिए आप सोडियम के बात करेंगे, सोडियम का बात करेंगे तो क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर बताइए, 11 होगा तो आप अरेंज करेंगे तो 281, है कि नहीं। तो ए क्या है, और फिर जब क्लोरीन का बात करेंगे तो आप लिखेंगे यहां पर 287। अब ये आपको एकदम पता रहना चाहिए, एकदम क्या इसमें डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। इसमें बताया क्या जाता है कि जब हम सोडियम के बात करते हैं 281 और क्लोरीन का बात करते हैं तो 287, है कि नहीं। अब दोनों देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और बन जाता है Na+, है कि नहीं। और ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और बन जाता है Cl-। तो इतना तो समझ में आ गया क्या, कि जब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, क्या करेगा, रिलीज करेगा तो क्या होगा, या लूज करेगा तो क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिव होता है। आप जब निगेटिविटी को हटाएंगे तो कैसा होंगे, पॉजिटिव होंगे। और इसमें क्या है कि पहले से इलेक्ट्रॉन है 7, एक और इलेक्ट्रॉन को ले लिया, क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन को ले लिया, यानी कि निगेटिविटी को और ले रहा है, तो कैसा होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया क्या, कि जब हम लोग निगेटिविटी को हटाएंगे तो पॉजिटिव होंगे और जब निगेटिव को और लेंगे तो ज्यादा निगेटिव होंगे। तो ये तो हो गया कि एक ऊपर वाला जो सोडियम है वो पॉजिटिव होगा और जो क्लोरीन है वो निगेटिव होगा। लेकिन देखिए इसमें फंडा क्या है कि वो रिलीज ही करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये गेन करेगा। आखिर ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा देखिए आप ध्यान से समझेंगे क्या, कि सोडियम क्यों इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कैल्शियम क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इस पे हम समझेंगे। देखिए अब इसका क्या है कि इसको फुलफिल होने के लिए, यानी कि इसको वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसको भी फुलफिल होने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा कि डिफरेंसेस ज्यादा किस में है, तो ऊपर वाले में डिफरेंस ज्यादा है, 1 से हमको 8 होना है और इसमें क्या है 7 से 8 होना है। तो थोड़ा सा आसान काम है कि नहीं है। तो देखिए, लेकिन इसके इस तरह से नहीं समझेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे कैसे, ट्रिकी थोड़ा समझेंगे। देखिए मान लीजिए कि 1 का मतलब क्या है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है साइकिल से घूम रहा है
और वो चाह रहा है क्या कि फॉर्च्यूनर से घूमे। एक लेवल पर है, अभी फर्स्ट लेवल पर है, 8वां लेवल पर जाना चाह रहा है, साइकिल से घूम रहा है, चाह रहा है कि हम फॉर्च्यूनर से घूमें। उसके लिए क्या है, थोड़ा सा ज्यादा सोच लिया है कि नहीं। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि बैलेंस सेल को फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या चाहेगा, जो होप पाल के रखा है, साइकिल से चल रहा है और फॉर्च्यूनर का जो होप पाल के रखा है, उसको क्या करना पड़ेगा, अंत में निग्लेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यानी कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जो सोचता है कि फॉर्च्यूनर से घूमेंगे, उसको अंत में क्या करता है, छोड़ो, हमको साइकिल ही ठीक है। और इसमें क्या होगा, जैसे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 का जरूरत है, यानी कि कहने का मतलब ये इनोवा से घूम रहा है और इसको जरूरत है किसका, फॉर्च्यूनर का। तो ये क्या करेगा, इसको हेल्प मिल जाएगा, है कि नहीं। इनोवा को हटाएगा, तुरंत इसको फॉर्च्यूनर मिल जाएगा। 1-2 का कुछ कमी भी होगा, 1-2 लाख का, तो क्या करेगा, कोई दूसरा हेल्प इसको कर देगा, क्या जानेगा, क्योंकि ये दे सकता है। लेकिन साइकिल वाला किसी से बोलेगा भी कि हमको फॉर्च्यूनर लेना है, थोड़ा हेल्प कर दो, तो नहीं करेंगे लोग, लेकिन इसको हेल्प मिल जाएगा। यानी कि इसको बहुत कम का जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और बस 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इसको क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और क्या करेगा, ये अपना बैलेंस सेल को फुलफिल कर लेगा। ऐसा तो नहीं ना करेगा कि इसके पास इनोवा है तो इनोवा भी बेच देगा और ये खाली हो जाएगा। साइकिल तो हटा सकता है लेकिन इनोवा नहीं ना हटा देगा। तो इसलिए क्या करता है, इसको फॉर्च्यूनर मिलना आसान है, किसके कंपेयर में, तो इसके कंपेयर में। तो यहां से हम समझ सकते हैं क्या, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल काम है, किसके कंपेयर में, यहाँ कोलिन के कंपेयर में, क्योंकि इसको किसके जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है और इसको 7 का जरूरत है, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये हम लोग को समझना था कि क्यों वो रिलीज करता है और क्यों ये गेन करता है कि नहीं। और सबका टेंडेंसी वही रहता है कि हम अपने बैलेंस सेल को क्या कर लें, कंप्लीट कर लें, फुलफिल कर लें। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि एटम ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म अनायन। बात तो वही है, कटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज उस पे आ जाता है और अनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये सब मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं, नेगेटिविटी को हटाते हैं। तो कैसे बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं, उसको बोलते हैं कटायन। और जितने भी नॉन मेटल हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, नेगेटिविटी को लेंगे तो क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको अनायन बोलेंगे, है कि नहीं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, कटायन किसको बोलेंगे, अनायन किसको बोलेंगे, कौन रिलीज करेगा, यानी कि कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जो मेटल होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, पॉजिटिव होंगे, और जो नॉन मेटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और निगेटिव होंगे, यानी कि अनायन होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए इसमें वही बात हो रहा है, क्या लिखा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मेशन होता है, तो NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा गया है कि NaCl का फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब देखिए क्या अभी बताए थे कि जो Na यानी कि सोडियम जो होगा 281, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का। अब ये क्यों रिलीज कर देता है, देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सोडियम को हम लोग लिखते हैं Na+। क्यों, क्योंकि ये 281 जो है इसके पास पॉसिबल नहीं है कि ये 8 कर पाए, तो क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देगा और ये क्या हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा। यानी कि क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को ये हटा दिया। तो वही बता रहा है यहाँ पर कि Na+ में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन हट जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन हटने के कारण से क्या हो जाता है, Na+ हो जाता है कि नहीं। तो सोडियम का ऐसे होता है, लेकिन हम लोग ऐसे कंप्लीटली लिख लेते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन रखना ये पॉसिबल नहीं है और ये 8 भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, 2 8 हो जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, अब देखिए इसी को बोलते हैं हम लोग सोडियम कटायन। किसको बोलते हैं, तो Na+ को हम लोग बोलते हैं क्या, सोडियम कटायन। सोडियम कटायन किसको बोलेंगे, तो Na+ को बोलेंगे सोडियम कटायन। यानी कि इसी को जब प्लस चार्ज आ जाता है तो इसको कटायन बोलते हैं। और ये काम कौन करेगा, तो ये काम मेटल करेगा। क्या, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का काम कौन करेगा, तो मेटल करेगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कोल्ड्रीन जो है उसका क्या होता है, बताइए, अभी बताए थे 287, क्या होता है 287। तो इसका पॉसिबल है, एक बस बढ़ाना है, 287 है पहले से
और क्या करना है 2 8 8 करना है। तो इसका पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, तो इसका एक मिल जाएगा 2 8 और 8 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है क्या कि 2 8 7 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। और जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो कैसा चार्ज आएगा, कोल्ड्रिन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि किसको लिया है, निगेटिव को लिया है, तो कैसा चार्ज आया, निगेटिव आया। और इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड्रिन अनायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोराइड अनायन बोलेंगे, यानी कि कोल्ड्रिन का ए अनायन है। क्यों है, क्योंकि निगेटिव है। और ये काम कौन करेगा, तो ये काम करेगा नन मेटल। कौन करेगा, नन मेटल करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लेने का काम कौन करेगा, तो नन मेटल करेगा। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का काम, लूज करने का काम कौन करेगा, तो मेटल करेगा, है कि नहीं। इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, और वही आपको बताया गया है क्या कि जब ये दोनों कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और दूसरे को क्या है, जरूरत है, तो ये दोनों कंबाइन होकर बन जाते हैं NaCl। देखिए कैसे बताना चाह रहे हैं, जैसे एक इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है कि नहीं। और फिर आपको देखने को मिल रहा है जो कोल्ड्रिन है उसके पास मान लीजिए कि 2 यहां पर, 2 यहां, है कि नहीं, और एक यहां पर, एक का इसको जरूरत है। तो जब इसके साथ हम लोग क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हो जाता है, ये दोनों का काम बन जाता है। इसको चाहिए नहीं और इसको जरूरत है, हो गया। मान लीजिए कि वो जो कंडीशन बताए थे कि इसको क्या हो सकता है, ये फॉर्च्यूनर नहीं ले सकता है, लेकिन 1 लाख रुपया क्या किया है, रखा है, और उसको उतना ही का जरूरत है, तो कहेगा करो तुम ले लो, हम लोग साथ में घूमेंगे, है कि नहीं। ले लेते हैं फॉर्च्यूनर, दोनों आदमी साथ में घूमेंगे, तो क्या करेगा, वो उतना का हेल्प कर देगा। तो उसी तरह से क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा, चलो तुम्हारा तो काम कम से कम हो जाएगा, मेरा तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं। तो इसलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहां दे देगा, इसका भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया, और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, देखिए आगे हम बात करते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, आयोनिक कंपाउंड, यानी कि देखिए यहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है कि नहीं। तो आयोनिक कंपाउंड हम लोग जानेंगे कि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं आपको आयोनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, द कंपाउंड फॉर्मेड बाय द, क्या लिखा हुआ है, द कंपाउंड फॉर्मेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या, कंपाउंड फॉर्मेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हो सकता है। आयोनिक कंपाउंड का बात क्या बोला कि एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है दूसरे को, यानी कि मेटल के पास क्या होगा, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, और नॉन मेटल का क्या, इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड है, और वो क्या करेगा, मेटल वाला ट्रांसफर कर देगा इसको इलेक्ट्रॉन, और दोनों में जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, यही बोल रहा है कि कंपाउंड, कंपाउंड का जब दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा उस कंपाउंड का क्या नाम होगा, तो आयोनिक कंपाउंड होगा। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। वही बात लिखा हुआ है क्या कि द कंपाउंड फॉर्मेड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल। अभी कैसे देख रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है दूसरे को, और जब इस तरह से ट्रांसफर होकर के इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है, और दूसरे को वही रिक्वायर्ड है, यानी कि ट्रांसफर करके उसको दे दिया, और जब इस तरह से करके कंपाउंड बनेगा तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। और उसका अदर जो नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। जैसे कैसे किसी का नाम रहता है, स्कूल का नाम है चुन्नू, और क्या है, घर का नाम है गोलू मोलू, तो उस तरह से हम लोग यहां देखने वाले हैं। फिर देखिए क्या है नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यानी कि उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है आयोनिक कंपाउंड का। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है लिखा हुआ है क्या कि फिजिकल नेचर, यानी कि उसका फिजिकल नेचर क्या होता है, दे आर सॉलिड एंड हार्ड। आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो बहुत क्या होता है, सॉलिड होता है और हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। जनरली ब्रिटल, कैसा होगा, जनरली ब्रिटल कहने का मतलब क्या कि एकदम क्या होगा, अंदर से मजबूत रहेगा, नहीं तो एकदम टूट जाएगा, और नहीं तो पकड़ के रहेगा, है कि नहीं। तो ब्रिटल का मतलब वही होता है, हिंदी एकदम प्योर बोला जाए तो छन भंगुर, यानी कि एकदम टूट जाएगा, है कि नहीं,
मजबूत है, एकदम टूट जाएगा, नहीं तो ये फ्लेक्सिबल वाला बात नहीं है यहाँ पर। तो ये बोला गया है क्या कि इसका जो फिजिकल नेचर है ये सॉलिड होता है और हार्ड होता है, और कैसा होता है, जनरली ब्रिटल होता है। फिर उसके बाद आया क्या, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे चर्चा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या होने वाला है, सब चीज हाई होने वाला है। ये हार्ड भी है, सॉलिड भी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। फिर देखिए सॉल्युबिलिटी पे बात आता है। सॉल्युबिलिटी इसका क्या होगा, तो लिखा गया है कि जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ये जनरली क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है। एंड इनसॉल्युबल सॉल्वेंट सच एज किरोसिन, पेट्रोल। और देखिए किरोसिन और पेट्रोल जैसा कोई रहेगा सॉल्वेंट तो उसमें क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसमें क्या रहने वाला है आयोनिक कंपाउंड में। तो देखिए क्या लिखा गया है कि आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि कंडक्ट तो करेगा लेकिन दो स्टेट में करेगा। कब, जब मोल्टेन रहेगा तब, और नहीं तो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा तब। सॉलिड में रहेगा तो नहीं करेगा, है कि नहीं। तो ये आपका हुआ उसका प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या लिखा हुआ था, फिजिकल नेचर में लिखा हुआ था कि वो सॉलिड होगा, हार्ड होगा। क्या होगा, सॉलिड होगा और हार्ड होगा, और जनरली क्या होने वाला है, ब्रिटल होने वाला है। फिर उसके बाद बोला क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो फिर लिखा हुआ कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। फिर उसके बाद बोला कि इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ये तो बताइए। तो बोला कि जनरली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होगा, जनरली सॉल्युबल होगा। और फिर बोला कि इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, यानी कि कुछ सॉल्वेंट में क्या होगा, ये वो सॉल्वेंट का नाम दिया हुआ है क्या, किरोसिन, पेट्रोल, ये सब में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। लेकिन वाटर में क्या होगा, भर भर के सॉल्युबल है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसका इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन क्या रहने वाला है। तो लिखा है कि आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड सॉल्यूशन। दो फॉर्मेट में करता है, मोल्टेन में रहेगा तो कंडक्टिविटी करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और सॉल्यूशन में भी रहेगा तो कंडक्ट करेगा। तो करेगा कब नहीं, तो सॉलिड में जब रहेगा तो नहीं करेगा। वही कंडीशन है क्या, बट नॉट सॉलिड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेगा, नहीं तो मोल्टेन और सॉल्यूशन में कंडक्ट करेगा। तो ये आपका रहा प्रॉपर्टीज का, है कि नहीं। यानी कि मेटल को कैसे हम लोग यहां से देखिए, मेटल के बारे में हम लोग उसको निकालेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, और अच्छा सा क्या प्योर हमको मेटल यहां से मिलेगा। जैसे आपको ये पता रहना चाहिए कि मेटल जो होता है डायरेक्ट हमको नहीं मिल जाता है। मेटल ये नहीं कि हम निकाले और डायरेक्ट वो मेटल मिल गया, आयरन मिल गया, कॉपर मिल गया, अल्युमिनियम मिल गया, सिल्वर मिल गया, गोल्ड मिल गया, नहीं, बहुत उसके पीछे प्रोसेस है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई किसी का सक्सेस आप देख लेते हैं तो लगता है कितना आसान है, आज कितना आराम से इतना इनकम कर रहा है, नहीं, उसके पीछे उसका बहुत सारा मेहनत रहता है, छुपा हुआ रहता है। वो चीज हम नहीं देखते हैं, बस उसका क्या देखते हैं, ऊपर वाला चामचुम देखते हैं, यानी कि ऊपर का जो सक्सेस वाला बात है वो हमको दिखता है, लेकिन उसका पीछे का मेहनत नहीं दिखता है। तो वही बात इसका है क्या कि डायरेक्ट हमको मेटल, नन मेटल ये सब आपको देखने को नहीं मिलता है कि नहीं। जैसे ऑयल में ही मानिए कि किरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, तो आपको क्या डायरेक्ट मिल जाता है, नहीं, डायरेक्ट तो नहीं मिलता है। पहले उसको हम लोग को क्या करते हैं, क्रूड ऑयल से निकालते हैं, यानी कि वो ऑयल क्या रहता है, फिर उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, फिर वहां से हमारा सेपरेट होता है, डीजल अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है, किरोसिन अलग होता है, और फिर हम लोग जो यूज करना है उसको अपने मर्जी से करते हैं, है कि नहीं। तो सबका कंडीशन उसी तरह से है, बिना प्यूरिफाई किए कुछ नहीं होता है। माइंड में भी क्या है, दोनों चीजें है कि नहीं, उसको भी आपको प्यूरिफाई करके चलाना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल को कैसे क्या निकाला जाएगा, कैसे उसमें से हम लोग सेपरेट करेंगे और कैसे उसको प्यूरिफाई करेंगे। तो देखिए पहला नंबर लिखा गया है मिनरल्स, क्या लिखा गया है, मिनरल्स। अब मिनरल्स में बात करते हैं, क्या उसका डिफाइन होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द एलिमेंट और कंपाउंड, क्या, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, क्या, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट, यानी कि वैसा एलिमेंट और कंपाउंड जो क्या किया जाए अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनरल। क्या बोलेंगे उसको, मिनरल बोलेंगे।
फिर और किसको बोलेंगे, ये सब डिफाइन है कि नहीं, छोटा छोटा टर्म है, लेकिन ये भी आपको पता रहना चाहिए, एक भी चीज आपसे मिस नहीं होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर। यानी कि हम और किसको बोलेंगे, बोला गया है कि वैसा मिनरल जिसमें किसी चीज का क्या होगा, हाई परसेंटेज होगा। हाई परसेंटेज कहने का मतलब क्या, उसका क्वांटिटी ज्यादा होगा। मान लीजिए जो चीज निकाल रहे हैं, जिस चीज के मकसद से आप निकाल रहे हैं, उसी का क्वांटिटी उसमें क्या हो गया, लार्ज हो गया। तो वही बोला है कि मिनरल्स आर दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। और कोई भी काम आप कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो तो करेंगे क्या, है कि नहीं। जो लोग भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे कुछ प्रॉफिट छुपा हुआ रहता है, भले हो या ना हो, लेकिन मन तो रहता है क्या कि काम करेंगे तो हमको ऐसा होगा, है कि नहीं। तो फिर ये क्या होता है, ये काम किया जाता है किस लिए, मिनरल को निकाला जा रहा है, उसमें हाई परसेंटेज है जिस मेटल को हमको रिक्वायर्ड है, और उसमें प्रॉफिट के लिए किया जा रहा है। उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, उस मिनरल को हम लोग और बोलेंगे। वही बोला है क्या कि मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, है कि नहीं। तो सच मिनरल आर कॉल्ड और, तो उस मिनरल को क्या बोलेंगे, और बोलेंगे। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, यानी कि हम लोग मेटल को ओर से कैसे निकालते हैं, उसका कुछ कंडीशन है। क्या लिखा हुआ है, इनरिचमेंट ऑफ ओर। इनरिचमेंट ऑफ ओर कहने का मतलब क्या, उसमें जो क्वांटिटी हमको जो चाहिए उसका इनरिचमेंट, उसका क्वांटिटी ज्यादा हो, पर्याप्त हो, है कि नहीं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल को आप निकालना चाह रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी कि ओर से जिस मेटल का निकाल रहे हैं उसका बात कर रहा है। फिर बोल रहा है कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल, निकाल तो लिए लेकिन हमको जिसको काम है उसी को रखेंगे, बेस्ट को क्या करेंगे, उसको फालतू का जो हो उसको हटा देंगे। तो फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि मेटल को रिफाइन कैसे करेंगे, प्यूरिफाई कैसे करेंगे, उस पे बात आएगा, है कि नहीं। तो हम एक एक स्टेप को पढ़ते जाएंगे। लिखा हुआ है आपका क्या, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, आपका सीक्वेंस में सब चलेगा, है कि नहीं। बिना सिस्टम का कुछ नहीं होगा, तो हम लोग सिस्टम से चलेंगे, है कि नहीं। देखिए फर्स्ट में क्या हम लोग करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको ये चार्ट बताना चाह रहा है क्या, 3 तरह का आपका और है कंसंट्रेशन के हिसाब से, है कि नहीं। पहला क्या होगा, हाई रिएक्टिविटी। देखिए थोड़ा सा देखिए इसमें आप एरर है तो सुधार लेंगे। मीडियम लिखिएगा, है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है कि मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, क्या लिखा हुआ है, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव वाले का बात हो रहा है कि मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। फिर लिखा हुआ है कि मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, क्या होगा, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब आपको दिया गया है चार्ट में, आराम से देखेंगे आपको सारा चीज समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि जब हाई रिएक्टिविटी वाला रहेगा तो उसको हम लोग को क्या कराना पड़ेगा, प्यूरिफाई करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर को, तो हमको कराना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर, यानी कि जो भी मोल्टेन ओर होंगे उसको हम लोग को कराना होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। किसको, तो हाई रिएक्टिव वाले को। फिर जाकर के उसको हमको मिलेगा क्या, तो प्योर मेटल मिलेगा। दूसरा वाले में देखिए क्या बोल रहा है, एकदम आपको क्लियर रहना चाहिए। दूसरा वाला बोल रहा है क्या, वैसा मेटल जो क्या हो, मीडियम रिएक्टिविटी शो करता हो। एक होता है बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिविटी है, दूसरा क्या होता है मीडियम, और तीसरा क्या होता है लो। तो जो हाई है उसका तो बात हो गया क्या, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे मोल्टेन में, और फिर उसके बाद हम लोग को देन क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। और इसमें देखिए मीडियम वाले में क्या कंडीशन है, मीडियम वाले को 2 पार्ट में करते हैं क्या, एक को करेंगे कार्बोनेट और दूसरे को करेंगे सल्फाइड और। क्या करेंगे, कार्बोनेट और सल्फाइड और। कार्बोनेट और का मतलब क्या, जो कार्बोनेट और होगा उसका मतलब कि उसको हम लोग कराएंगे कैल्सिनेशन, और जो सल्फाइड और होगा उसको कराएंगे हम लोग रोस्टिंग। क्या कराएंगे, एक को कराएंगे कैल्सिनेशन और दूसरे को कराएंगे रोस्टिंग, है कि नहीं। अब ये क्या करेगा, फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या, ऑक्साइड ऑफ मेटल, और उससे हम लोग को क्या मिलेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। दोनों को ये प्रोसेस जो है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, दोनों को हीट करने पर होता है कि नहीं। एक को एयर के प्रेजेंस में होता है, दूसरा एयर के एब्सेंस में होता है। तो जो रोस्टिंग है वो क्या होता है, एयर के प्रेजेंस में होता है, एक्सेस ऑफ एयर में होता है, और कैल्सिनेशन जो है एयर के एब्सेंस में हो जाता है। ऐसे आपको सारा डिफिनेशन भी देखने को मिलेगा, है कि नहीं।
बस आप इस सेशन में बने रहेंगे। फिर देखिए उसके बाद क्या बोला कि ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा, है कि नहीं। और जब मेटल का ऑक्साइड बनेगा फिर उसको हम लोग ऑक्साइड को क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल, यानी कि उसका मेटल का रिडक्शन करा देंगे। अब मान लीजिए कि ऑक्साइड बना हुआ है और उसमें से क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा, तो जो प्योर मेटल होगा वो सेपरेट हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद बोल रहा है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यानी कि वो प्योर मेटल मेरा मिल गया। तो देखिए थोड़ा सा बीच वाला में प्रोसेस ज्यादा है, क्या क्या है, जो मेटल मीडियम रिएक्टिविटी के हैं वो दो तरह के शो करेंगे। वो क्या, कार्बोनेट ओर वाले को हम कैल्सिनेशन कराएंगे और सल्फाइड ओर वाले को रोस्टिंग कराएंगे। और फिर उसके बाद देन हमको मिलेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल, यानी कि मेटल ऑक्साइड मिलेगा। फिर उसके बाद हम क्या कराएंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल। अब फिर जब ऑक्साइड और मिल जाएगा उसको हम फिर रिडक्शन कराएंगे, और रिडक्शन कराने के बाद क्या करेंगे, जब रिडक्शन करा देंगे तो रिडक्शन करने से हमारा प्योर मेटल मिलेगा, और उसी को हमको काम है, प्योर मेटल का ही काम है, और प्योर मेटल मिल गया तो फिर मेरा काम बन गया, है कि नहीं। फिर देखिए आपका लास्ट वाला क्या है कि मेटल लो रिएक्टिव वाले का क्या कंडीशन होगा। तो जब मेटल हमारा लो रिएक्टिव वाला होगा उसमें आप देखिए क्या कराएंगे, उसमें कराएंगे यानी कि उसका सल्फाइड और जो होगा वो क्या कराना पड़ेगा, रोस्टिंग कराना पड़ेगा। तब जब रोस्टिंग कराइएगा आपको तो मेटल मिलेगा, जैसे यहाँ पर देख रहे थे ना, रोस्टिंग के बाद क्या मिल रहा था, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल रहा था, और देन उसके बाद हम लोग रिफाइनिंग कर रहे थे तो यानी कि प्योर मेटल मिल जा रहा था। तो ये आपका एक प्रोसेस हुआ, है कि नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहने का मतलब क्या कि जो हाई रिएक्टिव होगा उसमें क्या फंडा होने वाला है, जो मीडियम होगा उसमें क्या होने वाला है, और जो लो होगा उसमें क्या होने वाला है, बात इस पे बनता है। तो हाई वाला का कंडीशन आप देख लिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ेगा, तब देन उसके बाद क्या होगा, प्योर मिलेगा। इसमें आप मीडियम वाले में भी देख लिए क्या कि दो तरह का जो ओर होंगे दोनों का काम अलग अलग होगा। जैसे कार्बोनेट ओर होंगे उनको हमको कैल्सिनेशन कराना पड़ेगा, सल्फाइड ओर जो होंगे उनको हमें रोस्टिंग कराना होगा। देन आपको मिलेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल, और जब ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करा देंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल, यानी कि उस मेटल जो ऑक्साइड है उसको हम लोग रिडक्शन कराएंगे। देन फिर क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, और उसी को हमको जरूरत है। फिर उसके बाद आपको बताया गया क्या कि मेटल ऑफ लो रिएक्टिव, यानी कि लो रिएक्टिव वाले में क्या करेंगे, लो रिएक्टिविटी वाले में उससे सबसे पहले सल्फाइड ओर वाले को रोस्टिंग कराएंगे, और फिर देन उसको मेटल मिलेगा, उसको रिफाइन करेंगे, इसमें भी आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, है कि नहीं। और एक एक प्रोसेस को आपको इसमें डिफाइन किया गया है कि नहीं, आपको घबराने का जरूरत नहीं है, सब इसमें डिफाइन भी किया गया है। कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, सब आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, सब चीज आपको इसमें विस्तार से बताया जाएगा, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं। देखिए इसमें आपको वो बताया गया है क्या कि स्टेप इन्वॉल्वेड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, यानी कि जब आप ओर से मेटल को निकालते हैं तो कौन कौन सा ऐसा स्टेप है जो इसमें इन्वॉल्व करेगा। तो देखिए हम उस स्टेप के बारे में पढ़ते हैं, एक एक स्टेप आपको क्लियर रहना चाहिए। सबसे पहले क्या है स्टेप में, तो सबसे पहले आपको देखिए क्या लिखा हुआ है, गैंग्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, गैंग्यू से फिर हमें मिलेगा रोस्टिंग कराएंगे, फिर उसके बाद कैल्सिनेशन और रिडक्शन। ये आपका मेथड क्या था, जैसे मान लीजिए कि शुरू में सब मिला जुला है, आप अलग अलग कराएंगे, किसी को रोस्टिंग कराना पड़ेगा, किसी को कैल्सिनेशन कराना पड़ेगा, देन रिडक्शन कराइएगा, उसके बाद आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, है कि नहीं। तो आप गैंग्यू से रोस्टिंग कैल्सिनेशन कराते हैं, उसके बाद देन आपको रिडक्शन कराना पड़ता है, और फिर देन आपको मेटल मिल जाता है। इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसको बोलते क्या है, इसका डिफाइन क्या होता है, उस पर बात आते हैं। ये हमारा प्रोसेस था, लिखा हुआ था ना कि स्टेप इन्वॉल्वेड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि जब आप मेटल को निकाल रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा ऐसा स्टेप है जो पार्टिसिपेट करता है, यानी कि कौन कौन सा स्टेप इसमें भाग ले रहा है, यानी कि कौन कौन सा ऐसा स्टेप है। तो ये आपका स्टेप था गैंग्यू पहले, उसके बाद रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रिडक्शन, यानी कि रोस्टिंग कैल्सिनेशन के बाद आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा, देन आपको प्योर मेटल मिलने वाला है। अब देखिए आपको सबके बारे में जानना होगा कि होता क्या है, बिना जाने हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है कि नहीं, कि गैंग्यू क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, देन प्योर मिल जाएगा, तब फिर जानना ही क्या है, मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए गैंग्यू क्या होता है, लिखा गया है, आपको देखेंगे क्या लिखा गया है कि ओर आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ ए लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड इटीसी कॉल्ड गैंग्यू, यानी कि हम गैंग्यू किसको बोलेंगे, हम गैंग्यू उसको बोलेंगे जो क्या होगा, यानी कि फालतू का चीज क्या होगा,
हमारे मिला हुआ रहेगा उसी को गंगेयू मिलेंगे। जैसे मान लीजिए किसी चीज को हम लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं ओर से, तो क्या होगा, उसमें आपको प्योर तो मिलने वाला नहीं है, तो उसमें बहुत सारा चीज फालतू वाला होगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप किसी से सलाह लेते हैं तो क्या होता है, काम वाला सलाह कम मिलता है और फालतू का सलाह ज्यादा मिलता है कि ऐसे करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन उसमें आपका 90% क्या होता है, भटकाव वाला रहता है, 10% आपका काम वाला रहता है। उसी तरह से यहाँ भी क्या देखने को मिलेगा कि जब आप ओर से किसी चीज को निकाल रहे होंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, ईटीसी। अब बोल रहा है क्या कि जब आप ओर से कुछ निकाल रहे हैं तो उसके साथ बहुत सारा लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज मिलेगा। जैसे सैंड हो गया, उसके साथ चिपक के आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आएगा, सॉइल आएगा, वहीं से निकाल रहे हैं तो वही सब ना आएगा, सैंड सॉइल ना, तो सैंड और सॉइल ये सब क्या होगा उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ आ रहा है। उसी को हम लोग गंगेयू बोलते हैं, यानी कि वो जो क्या है अनवांटेड मटेरियल है उसी को। तो फिर रोस्टिंग किसको बोलेंगे, सेकंड नंबर पर आते हैं, रोस्टिंग का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, तो रोस्टिंग का बात करते हैं कि रोस्टिंग किसको बोलते हैं। तब हम लोग रोस्टिंग पे देखेंगे कि रोस्टिंग किसको बोलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि द सल्फाइड ओर, क्या, द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। क्या अभी हम बताए थे क्या कि रोस्टिंग में आपको एयर का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, यानी कि एयर के प्रेजेंस में होता है, और कैल्सिनेशन एयर के एब्सेंस में होता है। कहने का मतलब क्या, इसको लार्ज अमाउंट में एयर चाहिए, एक्सेस अमाउंट में एयर चाहिए, वो बात इसमें लिखा हुआ है। क्या कि द सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, कब, बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी कि एयर के लार्ज अमाउंट ऑफ एयर जब हम लोग देंगे, एक्सेस अमाउंट में एयर देंगे, और जब इसको हीट करेंगे तो फिर क्या देखने को मिलेगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। क्या होगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। देन इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे। उस प्रोसेस को आप क्या बोलिएगा, रोस्टिंग बोलिएगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए, है कि नहीं। तो वैसा और जिसको हम लोग को क्या करना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो उसमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा, तो पहले सबसे पहले उसको हीट करना होगा, वो भी किसके प्रेजेंस में, तो एक्सेस ऑफ एयर के प्रेजेंस में करना होगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे। देखिए इसमें आपको दिखाया गया है क्या कि 2ZnS, है कि नहीं। यहां पर जिंक सल्फाइड उसको क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहा है, तो आपको बन रहा है क्या, ZnO, 2ZnO प्लस 2SO2, यानी कि जिंक ऑक्साइड आपको बन रहा है। फिर देन उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्या, अब यहां से देखिए कैल्सिनेशन कराया जाएगा, कैल्सिनेशन में भी बात कर लेते हैं। और देखिए आपको बताया गया कि मेटल ऑक्साइड बनता है, और मेटल ऑक्साइड को जब हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं, देन हमको मेटल क्या मिल जाता है, प्योर फॉर्मेट मिल जाता है। तो देखिए कैल्सिनेशन में अब क्या लिखा हुआ है, तो कैल्सिनेशन भी बहुत आसान है कि नहीं। कैल्सिनेशन भी कोई ऐसा नहीं कि इसमें आपको है रॉकेट साइंस लगाना है, तो कैल्सिनेशन भी बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है कि द कार्बोनेट ओर्स आर चेंजेज इनटू ऑक्साइड। क्या, कार्बोनेट ओर को, वो क्या था, सल्फाइड ओर था, उसको हम लोग कर रहे थे रोस्टिंग वाले को सल्फाइड ओर, और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स, किसमें, ऑक्साइड, हीटिंग स्ट्रांगली, ठीक है, इन लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर कहने का मतलब क्या, इसको एयर के ज्यादा जरूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ एयर में हो जाता है कि नहीं। तो वही बोला है कि कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड, कार्बोनेट ओर को हम लोग ऑक्साइड में चेंज करेंगे, तो हीट तो दोनों में करना है कि नहीं, स्ट्रांगली हीट दोनों में करना है, लेकिन उसको एक्सेस एयर के प्रेजेंस में करना है, और इसको एयर का जरूरत नहीं हुआ, और इसलिए लिखा हुआ है कि लिमिटेड एयर, इसको एयर को जरूरत नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं। लिखा हुआ है वही कि कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है, और हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, है कि नहीं। और फिर उसके बाद आपको लिखा गया है एग्जाम्पल, क्या लिखा है एग्जाम्पल में कि ZnCO3, ZnCO3 को हम लोग हीट कर रहे हैं, आप एरो के ऊपर में भी हीट लिख देंगे, तो क्या बनेगा, ZnO, यानी कि जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस, है कि नहीं। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिडक्शन, है कि नहीं। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऐसा कोई बड़ा टर्म नहीं है, लेकिन जानना सब चीज है, छोड़ना कुछ भी नहीं है कि नहीं। फिर क्या लिखा हुआ है कि मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस, क्या, मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग मेटल यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा यूज करके, रिड्यूसिंग एजेंट, लाइक कार्बन, क्या, लाइक कार्बन।
अब लिखा हुआ है क्या कि जो मेटल ऑक्साइड होगा वो क्या करेगा, तो रिड्यूस करेगा। किससे करेगा भाई, तो करस्पॉन्डिंग मेटल बाय द यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा। और वो क्या होगा, जो मेटल ऑक्साइड है वो प्योर मेटल के फॉर्मेट में सेपरेट होगा। तो यहां से क्या लिखा हुआ है, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड। अब वो क्या हो रहा है, प्लस कार्बन के साथ जब किया जा रहा है तो Zn अलग और CO अलग हो जा रहा है। तो ये आपको देखने को मिला क्या, रिडक्शन का प्रोसेस है कि नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूसेड टू करस्पॉन्डिंग मेटल बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। इसमें यूज किया जा रहा है कार्बन को, और वो देखने को मिला कि क्या हो गया, जिंक सेपरेट हो गया। यही काम के लिए सब किया जा रहा है। फिर देखिए आइए, अब यहां आपको बताया गया है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को रिफाइन कैसे किया जाता है, तो एक प्रोसेस पे देखते हैं कि कैसे इस प्रोसेस से मेटल को रिफाइन किया जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम आप समझेंगे क्या कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल, क्या रिफाइनिंग ऑफ मेटल, प्यूरिफाई करना, रिफाइन करना वही है कि नहीं। उसको कैसे शुद्ध करेंगे मेटल को, वो बात है। क्या लिखा हुआ है, द मोस्टली वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक। जो सबसे मेन है यानी कि प्यूरिफिकेशन का कोई चीज होता है ना कि इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए आप डेयरी प्रोडक्ट में बहुत सारा चीज यूज करते हैं, अमूल यूज करते हैं, है सुधा यूज करते हैं, राज फ्रेश यूज करते हैं। तो एक क्या होता है, थोड़ा ब्रांड टाइप का बन जाता है। मान लीजिए कि बहुत सारे लोग अमूल का यूज करते हैं या बहुत सारे लोग सुधा का यूज करते हैं। उसी तरह से क्या है कि प्यूरिफिकेशन का बहुत सारा मेथड है कि नहीं। लेकिन लिखा हुआ है क्या कि लिखा हुआ है कि आपका द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मेटल को यानी कि प्यूरिफाई करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, वो क्या है हमारा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक है। अब वो इलेक्ट्रोलाइटिक का प्रोसेस समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगा क्या, उस प्रोसेस पर हम लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट नंबर आप इस पे नहीं ध्यान देंगे, है कि नहीं। हम पहले पूरा प्रोसेस देख लेंगे इसका, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि एनोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि नहीं। पहले आप इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है और जिसमें क्या देखने को आपको मिल रहा है कि नीचे में क्या बच रहा है, इम्प्योरिटीज आपको देखने को मिल रहा है। नीचे में क्या है, इम्प्योरिटीज है, और आपको देखने में मिल रहा है ये क्या लिखा हुआ है, एसिडिफाइड कॉपर, नहीं दिख रहा है क्या, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया। ये क्या हुआ, एनोड, और ये क्या हो गया आपका, कैथोड हो गया। ये आपका कैथोड हो गया, है कि नहीं। और वही बात बोला है क्या कि एनोड पर हमको क्या देखने को मिलेगा, इम्प्योर कॉपर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इम्प्योर कॉपर देखने को मिलेगा। फिर देन उसके बाद बोला है कि कैथोड पर हम लोग को देखने को मिलेगा स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर, यानी कि इस पे हमको कैथोड पे क्या देखने को मिलेगा, प्योर कॉपर देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो इस पे क्या देखने को मिलेगा, इम्प्योर कॉपर देखने को मिलेगा, और इस पे क्या देखने को मिलेगा, प्योर कॉपर देखने को मिलेगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद बोला है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। ये जो सॉल्यूशन होने वाला है कैसा होने वाला है, तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिफाइड आपको ये दिखना चाहिए, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हो रहा है। एनोड पर क्या बच रहा है, इम्प्योर कॉपर, और यहां पर क्या बच रहा है आपका, प्योर कॉपर, और लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है इम्प्योरिटीज। तो ये प्रोसेस है, यानी कि सबसे ज्यादा ये प्रोसेस यूज किया जाता है प्यूरिफाई करने में, है कि नहीं। आइए नेक्स्ट, देखिए हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, देखिए बहुत छोटा आपको दिख रहा होगा स्लाइड में। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ऑन द पासिंग, क्या लिखा हुआ है, ऑन पासिंग द करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट द इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिजोल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोल रहा है कि जो इम्प्योर होगा, क्या होगा, जो इम्प्योर मेटल होगा वो कहां चला जाएगा, एनोड पर चला जाएगा। जो इम्प्योर होगा वो कहां चला जाएगा, एनोड पर चला जाएगा। और जो क्या होगा, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड, यानी कहां हो जाएगा, कैथोड पे हो जाएगा।
दोनों सेपरेट हो जाएगा। क्या कि कुछ जो इम्प्योर होगा वो एनोड पर चला जाएगा और जो प्योर होगा वो मेरा कैथोड पर चला जाएगा। तो सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ? जब वो क्या हो गया, इम्प्योर वाला अलग हो गया, प्योर वाला अलग हो गया। काम भी तो हमको यही करना था। तो एनोड आपका अलग हो गया और कैथोड पर अलग हो गया। उस पे क्या हुआ, इम्प्योर हुआ, और इस पे क्या हुआ, आपका प्योर मेटल हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, क्या द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड एंड इज कॉल्ड एनोड मोड। अब ये क्या लिखा हुआ है कि जो सॉल्युबल है, जो क्या है, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल कहने का मतलब क्या कि जो उसमें सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे सेटल डाउन होकर के नीचे की तरफ बैठ जाएगा। और वो भी किस साइड बैठेगा, एनोड के तरफ आएगा। उसीलिए उसका नाम भी पड़ गया क्या, एनोड मोड पड़ गया। होता है ना, किसी किसी का नाम पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज को कोई डिस्कवर करता है तो अपना नाम रख देता है कि नहीं। न्यूटन्स लॉ पढ़ने को आपको मिलता होगा, तो क्यों रहता है, क्योंकि न्यूटन का दिया हुआ है तो न्यूटन्स लॉ है। तो उसी तरह से क्या हो गया, एनोड पर हो रहा है इसलिए इसको एनोड मोड बोलेंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि जो इम्प्योर मेटल होगा वो एनोड पर होगा और जो प्योर मेटल होगा वो कैथोड पर होगा। और बाकी जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगा वो भी एनोड की तरफ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। है कि नहीं, बोलिए। अब आगे देखिए, बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से मस्त आता है टॉपिक। ये हम आपको बता चुके हैं एक बात, ये नहीं कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे उतना ही जैसे कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उस तरह से। कोरिजन का मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे। कोरिजन का मतलब बर्बादी। क्या, कोरिजन का मतलब बर्बादी, यानी कि जो चीज बर्बाद होता है उसको हम लोग कोरिजन बोलते हैं। अब बर्बाद का मतलब क्या, बहुत सारा चीज है, हम लोग भी ये समझ सकते हैं। जैसे टाइम का बर्बाद क्या हो गया, कोरिजन है। इसमें रिलेट करके एग्जाम्पल भी बताए थे, है कि नहीं। तो कोरिजन का मतलब होता है आपका बर्बादी। लिखा हुआ है क्या, द सरफेस ऑफ सम, क्या बात करते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, द सरफेस ऑफ सम मेटल गेट कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोज मोस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब ज्यादा दिन तक आप छोड़ देते हैं किसी मेटल को तो उसका सरफेस आपको देखने को मिलेगा कुछ चेंज हो गया, है कि नहीं। क्या हो जाएगा, कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। वही बोल रहा है कि द सरफेस ऑफ सम मेटल गेट कोरोडेड, क्या होता है, गेट कोरोडेड व्हेन दे आर एक्सपोजेड टू मोस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब ज्यादा दिन तक आप उसको छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो मेटल का जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसका कलर ही चेंज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। वही बात इसमें मेंशन किया हुआ है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। और कोई दूसरा बात नहीं है, कोरिजन उसी को बोलते हैं, है कि नहीं। तो कोरिजन हम लोग उसी को बोलते हैं कि द सरफेस ऑफ मेटल गेट कोरोडेड when they are the exposed to moist air for a long period of time, this is called कोरिजन। उसी को क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल को भी देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है। लिखा है कि सिल्वर बिकम्स ब्लैक, क्या हो जाता है, जो हमारा सिल्वर है यदि बहुत दिन उसको हो जाता है तो रिएक्ट करके कैसा हो जाता है, तो ब्लैक कलर का हो जाता है। सिल्वर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। देन क्या लिखा हुआ है, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एज रिएक्ट विथ एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। और किस चीज का हम लोग को करना चाहिए, अब बोल क्या रहा है, जैसे कहने का मतलब कि सिल्वर बहुत दिन से पड़ा हुआ है तो क्या होगा, जब एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, वो कोटिंग बन जाएगा, सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग बन जाएगा, जिसके कारण से वो क्या आपको दिखने लगता है, ब्लैक कलर का दिखने लगता है कि नहीं। वो क्या दिखने लगता है आपको, ब्लैक कलर का दिखने लगता है। तो यही लिखा है कि सिल्वर का कलर चेंज हो जाता है। देन क्या लिखा हुआ है, कॉपर रिएक्ट विथ मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर क्या होता है, इन द एयर द गेन्स ए ग्रीन कोटेड ऑफ कॉपर कार्बोनेट। तब क्या देखने को मिलता है, ग्रीन कोटेड ऑफ कार्बोनेट, यानी कि कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। तो कहने का मतलब क्या कि जब कॉपर रिएक्ट करता है किसके साथ करता है, तो मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करता है, तो इसमें भी चेंजेज हो जाता है। एक कैसा हो जाता है, तो ग्रीन कलर का हो जाता है। एक कन्वर्ट होकर कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो ये आपको याद रखना होगा, है कि नहीं। तो आपको ये दोनों कोरिजन में देखने को मिला। कोरिजन तो समझ गए, कोरिजन का मतलब बर्बादी। और इसका दो एग्जाम्पल रहा है कि सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है और कॉपर कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है कि नहीं। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग, एक और एग्जाम्पल है आपका,
क्या लिखा हुआ है कि आयरन व्हेन एक्सपोज, जब आयरन होता है तो क्या होता है, आयरन वाला तो सब लोग देखे होंगे, है कि नहीं। क्या लिखा हुआ है कि आयरन व्हेन एक्सपोजेज टू मोस्ट एयर एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फल्की सबस्टांस कॉल्ड रस्ट, यानी कि जब आयरन बर्बाद होता है तो ब्राउन कलर का हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, रस्ट के नाम से जानते हैं। बहुत बार एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जब आयरन में रस्ट लगता है तो क्या आयरन हल्का होता है या भारी होता है। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझे हुए थे, क्या कि जब भी रस्टिंग होगा, आयरन में जब भी रस्ट लगेगा तो क्या होगा, आयरन का मास बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, तो ये देखिए बहुत सिंपल है। क्या आयरन में रस्ट लगने का मतलब क्या, कोरिजन हो रहा है, उसका बर्बादी हो रहा है। जैसे आप बर्बाद होते हैं तो पेरेंट्स के लिए आप क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं, आपका बोझ बढ़ जाता है। जब आप अच्छे रहते हैं तो पेरेंट्स को किसी तरह का टेंशन नहीं रहता, चलो मेरा बच्चा अच्छा है, कुछ ना कुछ कर लेगा। और जब आप बर्बाद हो जाते हैं तो हमेशा पेरेंट्स का टेंशन बना रहता है, बोझ बढ़ जाता है। सिंपल आप उसी तरह से रिलेट करेंगे, क्या कि जब आयरन का रस्टिंग होगा तो क्या हो जाएगा, उसका बोझ बढ़ जाएगा, यानी कि बर्बादी होगा तो उसका मास बढ़ जाएगा। तो रस्टिंग होने पर मास क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, यानी कि कोरिजन कहने का मतलब क्या कि हम लोग कौन कौन सा ऐसा उपाय है जो कोरिजन से बचा जा सकता है। ये तो हो गया क्या कि बर्बादी, कोरिजन का मतलब बर्बादी, लेकिन कुछ तो उपाय होगा जो कोरिजन से हमको बचाएगा। तो कौन सा उपाय है, तो फर्स्ट लिखा हुआ है कि द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसको तो हम लोग कर सकते हैं, उसको पेंट कर सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, उसको पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, और फिर अलग अलग तरह का क्रोमोप्लेटिंग कर सकते हैं, एनोडाइजिंग कर सकते हैं, मेकिंग एलॉय, और उसको हम लोग एलॉय बना सकते हैं। देखिए प्योर रहता है तो उसमें क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है, जिसके कारण से उसमें क्या होता है, रस्ट है, मान लीजिए कि आयरन है तो रस्ट है, कॉपर है तो उसका कलर हो गया। लेकिन जब आप एलॉय बना देते हैं ना तो फिर उस तरह से रिएक्ट नहीं करता। तो ये सब मेरा उपाय क्या है, उसको रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन को तो क्या क्या करना होगा, आप पेंटिंग करके बचाइए, ऑयलिंग कीजिए, ग्रीसिंग कीजिए, गैल्वेनाइजेशन कीजिए। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि आयरन के ऊपर दूसरे चीज का हम लोग कोटिंग कर दिए, जिंक के सब का, तो क्या हो जाएगा, अब वो ना ऊपर में हो जाएगा, आयरन तो मेरा छुपा हुआ रहेगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बहुत नेता हैं या कोई बहुत स्टार बड़े टीचर हैं, उनका क्या होगा, जो भी फाइट करना चाहते हैं या आप उनको किसी तरह से उनके पास जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी उनके क्या किससे मिलिएगा, उनके गार्ड से मिलिएगा, जो मेन गेट पर होंगे, साइड में होंगे, उनके पास 3-4-5 गार्ड रहेंगे तो पहले उनसे ना मिलिएगा, तब ना वो सर से मिलिएगा या जो भी लीडर हैं उन लीडर से मिलिएगा। उसी तरह से आपका क्या है कि जब आप क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं, तो पहले आप अपर सरफेस से बात करते हैं। आयरन से तो आपका डायरेक्ट मुलाकात होता नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है, आयरन सेफ रह जाता है कि नहीं। अब देखिए गैल्वेनाइजेशन है क्या, गैल्वेनाइजेशन भी छोड़ा नहीं गया है कि नहीं, गैल्वेनाइजेशन को भी समेट लिया गया। क्या लिखा हुआ है कि इट इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन, क्या ये मेरा मेथड है जो स्टील और आयरन को बचाने का काम करता है। रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ जिंक, किसका लेयर, तो हम लोग जिंक का लेयर चढ़ा के और स्टील और आयरन को बचाने का काम करते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, स्टील और आयरन के ऊपर कोटिंग किया जाता है, किस चीज का, तो जिंक का किया जाता है, ये पता रहना चाहिए। देन देखिए आगे आइए, आगे आपका क्या लिखा हुआ है, एलॉय क्या होता है कि नहीं, एलॉय क्या होता है। अभी बात हुआ क्या कि एलॉय भी सेफ्टी कैसे करेगा, क्योंकि जब प्योर रहेगा तो रिएक्ट करता है, लेकिन जब आप एलॉय बना देते हैं तो रिएक्ट नहीं करता है। तो एलॉय होता क्या है, एक बार उस पर भी चर्चा हो जाए। तो क्या लिखा हुआ है कि एन एलॉय, क्या एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, क्या है, एलॉय जो है एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर है। एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more metals, क्या 2 or more metals, ए मेटल एंड नन मेटल, वो अलग अलग के बीच हो सकता है। 2 मेटल को आप मिला के बना सकते हैं एलॉय, या मेटल नन मेटल को मिला के भी आप एलॉय बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो वही लिखा हुआ है कि एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, एलॉय जो है क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और फिर क्या बोला है कि 2 or more metals को जब आप बनाते हैं, मिलाते हैं तो एलॉय बनता है, या एक मेटल और एक नन मेटल को बनाइए
मिलाइए तो भी क्या बनेगा, आपका एलॉय बनेगा। आइए कुछ उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एलॉय का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो आपका फर्स्ट में क्या लिखा गया है, आयरन। क्या, आयरन। अब आयरन को कैसे मिलाइएगा, क्या बनाइएगा, तो लिखा हुआ है कि मिक्स्ड विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जब आप आयरन को कार्बन के साथ स्मॉल अमाउंट में कार्बन ज्यादा मिला दीजिएगा तब तो कमजोर हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट में जब हम लोग कार्बन के साथ इसको मिलाते हैं तो ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कौन, तो आयरन, है कि नहीं। जब हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन को मिक्स करते हैं आयरन के साथ तो ये हार्ड और मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि नहीं। फिर आपका बात हुआ स्टील का, किसका बात हुआ, स्टील का। तो स्टील में आपको लिखा गया है कि आप आयरन को मिलाइए निकल और क्रोमियम के साथ। क्या करिए, स्टील बनाने के लिए आपको करना होगा आयरन के साथ क्रोमियम और निकल को मिलाना होगा, तो आपको क्या बनेगा, स्टील बनेगा, है कि नहीं। ब्रास के लिए क्या करना होगा, तो ब्रास के लिए हमको करना होगा कॉपर और जिंक को मिलाना होगा। किसको मिलाना होगा, तो कॉपर और जब हम जिंक को मिलाएंगे तो मेरा ब्रास बन जाएगा। ब्रॉन्ज के लिए क्या करना होगा, तो ब्रॉन्ज के लिए हम लोग कॉपर और टीन को मिलाएंगे, यानी कि जब आप कॉपर और टीन को मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज बन जाएगा। सोल्डर के लिए क्या करना होगा, तो सोल्डर के लिए हम लोग लीड और टीन को मिलाएंगे, यानी कि सोल्डर बनाने के लिए हमको लीड और टीन मिलाना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट जो है क्या है, अमलगम। अमलगम कब होगा, तो लिखा हुआ है कि इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी। अमलगम जब बनाते हैं तो एक हमारा फिक्स है, मरकरी के साथ मिला के बनाना होगा, है कि नहीं, तब हमारा क्या बनेगा, अमलगम बनेगा। तो इस तरह से ये भी आपको पता रहना चाहिए कि एलॉय क्या होता है। तो एलॉय तो हम लोग समझ लिए क्या, कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, और क्या बोला गया कि टू और मोर मेटल को मिलाने से बन सकता है, यानी कि दो या दो से ज्यादा मेटल को मिला के बना जा सकता है, और नहीं तो एक मेटल एक नॉन मेटल को मिलाइए तो बनेगा क्या, एलॉय बनेगा। फिर उसके बाद आपको कुछ एलॉय का एग्जाम्पल भी पता रहना चाहिए कि स्टील कैसे बनेगा, ब्रास कैसे बनेगा, ब्रॉन्ज कैसे बनेगा, सोल्डर कैसे बनेगा, फिर अमलगम कैसे बनेगा, है कि नहीं। तो आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। स्टील के लिए आयरन के साथ साथ निकल और क्रोमियम को मिलाएंगे, ब्रास के लिए कॉपर और जिंक को मिलाएंगे, ब्रॉन्ज के लिए तो कॉपर और टीन को मिलाएंगे, फिर उसके बाद सोल्डर के लिए लीड और टीन को मिलाएंगे, और अमलगम के लिए हम क्या करेंगे, मरकरी के साथ मिलाएंगे तो मेरा अमलगम बनेगा। अरे हाँ या ना, बताइए आप। फिर देखिए अब लोग, यहां से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। जो चैप्टर हमारा क्या था, 3rd नंबर चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।